Welcome to Bio, the Nature's Science ऑनलाइन। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकेंड चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, थर्ड चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोर्थ चैप्टर है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड फिफ्थ चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत क्या है, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, पैसिव सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट में कंपैरिजन देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिसिमिलरिटी होती है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, किसकी ज़रूरत होती है ऑस्मोसिस के लिए, और किसका ऑस्मोसिस होता है, ये भी हम जानेंगे। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, फ्लैसिड सेल क्या होती है, टर्जिड सेल क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर 11, प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। Have you ever wondered how water reaches the top of tall trees? Or, for that matter, how and why substances move from one cell to other cell? Whether all substances move in similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances. जैसा कि हम जानते हैं प्लांट बहुत लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो लंबे जो प्लांट्स होते हैं या फिर छोटे प्लांट्स, उसमें टॉप ऊपर तक किस तरह से वाटर मूव करता है, इसको भी हम समझेंगे। और हम उसमें जानेंगे कि क्यों सब्सटेंस का मूवमेंट होता है और किस तरह से सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या सभी सब्सटेंस का मूवमेंट एक ही तरीके से होता है? क्या सभी सब्सटेंस का मूवमेंट सिमिलर तरीके से होता है? और क्या सभी सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या नहीं रिक्वायर्ड होती है, ये सब हम जानेंगे। प्लांट्स नीड टू मूव, डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल very long distances, much more than animals do. They also do not have circulatory system in place.
जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता। तो मिनरल्स, गैसेस, फूड, वाटर, हार्मोन्स के कंडक्शन के लिए जाइलम्स होते हैं, फ्लोएम्स होते हैं, जिसे वास्कुलर बंडल कहते हैं। जो वाटर प्लांट रूट द्वारा एब्जॉर्ब करता है, उसे ग्रोइंग पार्ट, ग्रोइंग रीजन, शूट टिप तक, रूट से लेकर शूट टिप तक पहुंचाता है जाइलम फ्लोएम। मेनली जाइलम पहुंचाता है, फ्लोएम तो फूड के कंडक्शन के लिए होता है। द फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज बाय द लीव्स have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil। और जो फूड का कंडक्शन फ्लोएम द्वारा होता है। केवल फूड का ही कंडक्शन नहीं होता, कुछ वाटर्स का भी होता है और मिनरल्स का भी होता है। कुछ मोस्टली तो फूड का कंडक्शन होता है, मीन्स सुक्रोज का होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स का भी कंडक्शन होता है फ्लोएम के थ्रू। और जाइलम के थ्रू भी वाटर का कंडक्शन तो होता ही है मोस्टली, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट में फूड का कंडक्शन भी होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि जाइलम से केवल वाटर और मिनरल्स का और फूड का केवल फ्लोएम से होता है। जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर मोस्टली इसका वाटर और मिनरल्स ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है फूड का भी कंडक्शन, तो वेरी स्मॉल अमाउंट में फूड का भी कंडक्शन होता है। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे चैप्टर में है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच किस तरह से एक्सचेंज होता है। तो मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन सेल, across membrane and from cell to cell within the tissue and also to takes place, has also to takes place. To understand some of the transport process that take place in plants, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of cell and anatomy of plant body। सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए हम सेल का एनाटॉमी और उसका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसका थोड़ा जानने की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रफली डायग्राम है एक। ये जो आउटर साइड में है, ये जो आउटर साइड में है ये है हेड, और जो इनर साइड है ये है टेल, ये है टेल। और जो आउटर साइड में है हेड है। हेड जो होता है वो हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स कि वाटर से लगाव इसका ज़्यादा होता है या वाटर से लगाव होता है, क्योंकि ये पोलर होता है और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर के प्रति लगाव रखता है। तो ये जो हेड होता है लिपिड बाई लेयर्स हैं, ये लिपिड की बाई लेयर्स हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड बाई लेयर्स होती हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसको भी डिस्कस करेंगे।
सेल मेम्ब्रेन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम थोड़ा यहाँ रेफली डायग्राम बनाए हैं ताकि हम समझ सकें कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है, या डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाइलेयर है लिपिड की, तो लिपिड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। लिपिड में दो पार्ट होते हैं, हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। मीन्स कि वाटर से दूर, वाटर से फियर करता है, मतलब डरता है वाटर से, और इनर साइड अरेंज रहता है। क्योंकि ये जो टेल होती है ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो जो वाटर है उसको मूव करने के लिए वो तो मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि टोटली ये जो है लिपिड हाइड्रोफोबिक है, वाटर से लविंग नहीं करता, तो वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर आयंस के रिक्वायरमेंट होती है। हम आगे देखेंगे कि एक्वापोरिन्स क्या हैं, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक नॉलेज है। और सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू होता है। सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मूवमेंट, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, और एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसपोर्ट होता है। हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एक सेल दूसरे सेल से अटैच रहती है और उनके बीच डिफ्यूजन होता रहता है। और एक सेल से दूसरे टिश्यूज़ में भी ट्रांसपोर्ट होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में भी डिफ्यूजन होता है। किस तरह से होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। वी आल्सो need to revisit our understanding of diffusion, besides gaining some knowledge about chemical potential and ions. डिफ्यूजन के अलावा हमें कुछ और भी नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, आयंस क्या होते हैं। तो जिस पे चार्ज होते हैं वो आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज भी आयन हो सकते हैं। और केमिकल पोटेंशियल ये मेनली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और कंसंट्रेशन किसका कम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। When we talk of the movement of substance, we need first to define what kind of movement we are talking about. जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट सब्सटेंस कर रहा है और किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। मीन्स कि सब्सटेंस कैसा है और मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। एंड आल्सो व्हाट सब्सटेंस वी आर looking at. In a flowering plant, the substance that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulators means hormones. जब हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फोटोसिंथेट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स मतलब पीजीआरस का ट्रांसपोर्ट होता है। पीजीआरस को हम आगे
चैप्टर में, लास्ट चैप्टर फिजियोलॉजी के डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport। मीन्स कि स्मॉल डिस्टेंस पर जो सब्सटेंस होता है हम कह सकते हैं कि विद इन द सेल, सेल के अंदर, सेल के भीतर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस proceed through the vascular system। The xylem and the phloem and it's called translocation। जब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, मतलब दूर तक ट्रांसपोर्ट होना है, मतलब रूट डीप सॉयल में जो प्रेजेंट है रूट, वहाँ से लेकर शूट टिप तक की बात करते हैं, तब केवल डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही काम नहीं करता, उसके लिए दोनों मिलकर काम करते हैं और उसके लिए ट्रांसपायरेशन पुल की भी ज़रूरत होती है। और जब इस तरह से बल्क क्वांटिटी में, मीन्स की हाई क्वांटिटी में वाटर और मिनरल्स और फोटोसिंथेट्स का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जाइलम फ्लोएम मीन्स की वैस्कुलर बंडल के थ्रू होता है। एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट नीड टू बी consider is the direction of transport in rooted plants। transport in xylem or of water and minerals is essentially unidirectional from root to the stem। organic and mineral nutrient however undergo multi-directional transport। तो हम जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली वाटर का करता है और मिनरल्स का करता है। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट पोलराइज्ड मैनर में होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल रूट से स्टेम तक जाएगा, मतलब रूट से स्टेम की डायरेक्शन में अपवर्ड कंडक्शन होगा जाइलम के थ्रू, जबकि फ्लोएम के थ्रू ऐसा नहीं होता। फ्लोएम से अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। ये कैसे होता है हम आगे समझेंगे कि सोर्स और सिंक रिलेशनशिप क्या होता है। सोर्स मतलब कि जहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, मतलब फोटोसिंथेट्स मीन्स सुक्रोज का फार्मेशन होता है, मतलब कि ग्लूकोज का फार्मेशन होता है, और सुक्रोज तो ट्रांसलोकेट होता है। तो जहाँ पे सुक्रोज का फार्मेशन होता है या ग्लूकोज का फार्मेशन होता है उसे हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ पे ये स्टोर होता है उसे हम सिंक कहते हैं। तो जो स्प्रिंग सीजन में होता है, जो विंटर सीजन में होता है, वहाँ पे सोर्स का काम करती हैं लीफ, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्टोरेज ऑर्गन जो सिंक थे विंटर सीजन में, अब वो काम करेंगे सोर्स की तरह, क्योंकि जब डेसिडुअस फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी में हम जानेंगे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है। जब डेसिडुअस फॉरेस्ट में मीन्स कि डेसिडुअस प्लांट जो होते हैं, जो पतझड़ वन में जो प्लांट होते हैं जिसके पत्तियाँ लीव्स स्प्रिंग सीजन में झड़ जाती हैं, मीन्स कि सेनेसेंस हो जाता है, उनको न्यू लीफ जब राइज होगी स्प्रिंग सीजन के जस्ट बाद, तो उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो स्टोर हुआ है एनर्जी विंटर सीजन में स्टेम में और रूट में, वो एनर्जी अब आएगी लीफ के पास, मतलब शूट टिप के पास, और वहाँ से न्यू लीफ का फार्मेशन होगा, बड का फार्मेशन होगा, और इस तरह से अब जो लीफ है या फिर शूट टिप है वहाँ पर सिंक की तरह काम करेगा, और जो स्टोरेज ऑर्गन था मीन्स कि स्टेम और रूट था वो अब सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये सीजन का जहाँ पर वेरिएशन होता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है
सोर्स और सिंक रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लोएम के द्वारा बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है फोटोसिंथेट्स का या सुक्रोज का। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स are exported to all other part of the plants including storage organ. From the storage organ they are later re-exported. The जो लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ था और उसमें जो फूड बना था वो प्लांट के सभी पार्ट में, मतलब कि रूट में, स्टेम में, जहाँ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक एनर्जी पहुँच जाती है सुक्रोज के फॉर्म में और वहाँ पर स्टोर हो जाता है सुक्रोज स्टार्च के फॉर्म में और एक्सपोर्टेशन होने लगता है उसका। और फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड मतलब कि जहाँ पर स्टोरेज ऑर्गन होता है वो स्प्रिंग सीजन में सोर्स की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यू लीफ के डेवलपमेंट के लिए। The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem, leaves and growing regions. मीन्स कि जाइलम का जो कंडक्शन करता है वाटर्स और मिनरल्स का, वो रूट एब्जॉर्ब करती है और उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है अपवर्ड स्टेम तक, स्टेम के सूट टिप तक और ग्रोइंग रीजन तक, लीव्स तक भी वाटर का सप्लाई या मिनरल्स का सप्लाई करता है जाइलम। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट में विड्रॉ फ्रॉम सच रीजन्स एंड मूव टू ग्रोइंग पार्ट्स। मतलब जब सेनेसेंस मीन्स कि एजिंग सीजन आता है, मतलब जब पतझड़ आता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स थे लीफ में वो री एक्सपोर्ट कर लिए जाते हैं स्टेम में या रूट में स्टोर कर लिए जाते हैं वहाँ से, और फिर लीफ फॉल हो जाती है, लीफ गिर जाती है और ग्रोइंग पार्ट तक। फिर उसके बाद ग्रोइंग रीजन, जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहाँ पर ये जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। हार्मोन्स और PGRs, plant growth regulators and other chemical signals are also transported। मतलब हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू भी होता है, मेनली जाइलम के थ्रू। दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम्स इन स्ट्रक्चरली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। मीन्स की स्ट्रिक्ट सेंस में कभी कभी पोलराइज्ड मैनर में होता है जाइलम के थ्रू, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। Hence, in flowering plants, there is a complex traffic of compounds, but probably very orderly, moving in different direction, each organ receiving some substances and giving out some others। तो जो ईच सब ऑर्गेन्स होता है वो कुछ सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स डिफ्यूज होते हैं कुछ सब्सटेंस, और कुछ सब्सटेंस डिफ्यूज होकर बाहर भी निकलते हैं, मतलब एक्सचेंज होता है ऑर्गेन्स से या टिश्यूज या सेल्स के बीच। प्लांट में हम ऑर्गेन जनरली टर्म यूज नहीं करते, हम टिश्यू की ही बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। तो उनके बीच एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। तो अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचना। ये कई तरीके से हो सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसका। तो हम पहले देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन जो होता है इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब कि हाई कोई सब्सटेंस है, पहले हम समझ लेते हैं तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। पहले जैसे कोई सब्सटेंस है, डिफ्यूजन का एक सिंपल एग्जांपल है,
जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है या फिर खुशबू जो होती है उसकी, वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है? एक डिफ्यूजन का। डिफ्यूज हो जाती है उसकी स्मेल चारों तरफ, और रैंडम मोशन में होती है, मतलब कि कोने कोने तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोने जाके इकट्ठा हो जाए या फिर जहाँ पे जल रहा है वहीं पे इकट्ठा हो जाए उसकी स्मेल। पूरे रूम में रैंडमली हर जगह पहुंच जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे जब हम सेंट का इस्तेमाल करते हैं, सेंट लगाते हैं, छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, तो पूरे रूम में उसकी महक आने लगती है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह महकता है, बाकी हर जगह वैसे, हर जगह वो फैल जाता है और तब तक फैलता रहता है जब तक उसका कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए हर जगह। तो ये जो डिफ्यूजन होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा होता है। मतलब कि जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ से कम मात्रा मतलब कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और ये सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही फैल जाता है, ये धीरे धीरे स्लो होता है। और ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली जो गैस होता है वो आसानी से फैल जाता है चारों तरफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा ज़्यादा होती है और फ्रीली मूवमेंट करते हैं। और लिक्विड जो होता है थोड़ा सा कम होता है गैस से डिफ्यूजन इसका। सॉलिड का डिफ्यूजन ज़्यादा क्या बहुत ही कम देखने को मिलता है सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में। जैसे कि हम सॉलिड का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किचन में हम देखे होंगे जब सिलेंडर वहाँ पे रखा रहता है, जो टाइल्स होती हैं वहाँ रेडनेस आ जाती है टाइल्स में सिलेंडर के नीचे। तो वहाँ पे जो सिलेंडर था जो कि वो आयरन का बना है, तो आयरन डिफ्यूज हो जाता है, जंग लग जाती है, तो रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाते हैं, तो डिफ्यूज करके आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइल्स में चले जाते हैं, रस्ट लग जाता है, तो टाइल्स रेड हो जाती है। तो ये सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में है, इसका एग्जांपल बड़ा रेयर देखने को मिलता है। और लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड में डिफ्यूज, ये भी डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे में, और इसके फैक्टर भी हैं, कुछ इसको इफेक्ट भी करते हैं फैक्टर, जैसे प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, और टेम्परेचर है, और सेल की परमिएबिलिटी भी इसको अफेक्ट करती है सिंपल डिफ्यूजन को। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज अ पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। मीन्स कि एक सेल में भी डिफ्यूजन हो सकता है, सेल के एक सेल से दूसरे सेल में भी डिफ्यूजन हो सकता है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है ये केवल। से फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। ये जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लीफ के जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे वाटर होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर होंगे, तो वाटर इवापोरेटिव, चूँकि सनलाइट है तो इवापोरेटिव लॉस होगा स्टोमेटा के थ्रू वाटर का, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी कम होने लगती है इंटरसेलुलर स्पेस से, और ये बाय डिफ्यूजन वाटर इन्वायरमेंट में लॉस होता रहेगा। और सेल से मतलब कि जो लीफ की सेल्स हैं वहाँ से डिफ्यूज होकर वाटर इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा, और इंटरसेलुलर स्पेस से डिफ्यूज होकर वाटर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। हम यहाँ ट्रांसपायरेशन को आसान समझेंगे जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ने लगेंगे तब। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस।
क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसलिए ये एनर्जी चाहिए ही नहीं इसमें। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाए। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेज मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे नहीं डिपेंड करते कि लिविंग पार्ट है तभी डिफ्यूजन होगा, या इसके किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही विदाउट मेम्ब्रेन या विदाउट किसी लिविंग सब्सटेंस के डिफ्यूज हो जाती है, जैसे कि एयर में डिफ्यूज हो जाता है सेंट और स्मेल्स। डिफ्यूजन इज ऑब्वियसली इन गैसेस एंड लिक्विड्स, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इन मोर लाइकली। डिफ्यूजन जो होता है गैसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है और लिक्विड में भी देखने को मिलता है, लेकिन सॉलिड में बहुत रेयर देखने को मिलता है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज़ ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, क्योंकि ये गैसियस मूवमेंट जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है प्लांट बॉडी में। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, द परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम देखेंगे डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करेगा, मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उसका मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता जाएगा। और परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो उसे सेपरेट करती है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो ज़रूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में ही हो, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो डिफ्यूजन जो होता है अफेक्टेड होगा, क्योंकि डिफ्यूजन अगर सब्सटेंस है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, या यूं कहें कि नॉन पोलर जो सब्सटेंस है वो आसानी से मूव कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नॉन पोलर होती है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़े थे इसके पहले, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर होती है, तो जो उसका हेड पार्ट होता है, मतलब कि आउटर साइड वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर मॉइटी, हाइड्रोफिलिक मॉइटी से उसका लगाव ज़्यादा होता है, तो वो वाटर की तरफ होता है। और जो टेल्स होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से दूर रहती है और इनर साइड में होता है टेल्स। तो जो लिपिड से हाइड्रोफिलिक होगा वो तो मूव नहीं कर पाएगा, लिपिड से जो मतलब कि लिपोफिलिक जो होगा, मतलब नॉन पोलर जो सब्सटेंस होगा वो आसानी से मूव कर जाएगा सेल के अंदर। तो परमिबिलिटी भी इफ़ेक्ट करती है कि सेल की परमिबिलिटी कैसी है, और तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है प्रेशर। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, और प्रेशर अगर बढ़ाएंगे एक सब्सटेंस की तरफ तो दूसरे तरफ कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी, और फिर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब जिधर प्रेशर कम होगा उधर सब्सटेंस का मूवमेंट होने लगेगा। अब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब मान लीजिए कि कभी कभी सब्सटेंस जो है मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की, तो ये सभी सब्सटेंस को तो मूव करवाएगी नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो जो सेल से बाइलेयर मतलब है लिपिड की,
तो लिपिड में जो सॉल्यूबल होंगे वो तो मूव कर जाएंगे आसानी से, और जो लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है वो उसका मूवमेंट नहीं होगा। उसके मूवमेंट के लिए सेल मेम्ब्रेन में एक व्यवस्था है स्पेशल, जिसे कहते हैं एक्वापोरिन्स होते हैं। वाटर के मूवमेंट के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, और कई सब्सटेंस के लिए दूसरे भी आयन चैनल्स या फिर प्रोटीन चैनल्स या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो सब्सटेंस को, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होती है, मीन्स कि लिपोफिलिक सब्सटेंस होती हैं और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब कि लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड में सॉल्यूबल या लिपिड से लविंग सब्सटेंस जो होते हैं वो आसानी से मूव करेंगे, लेकिन जो लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है मतलब कि हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर में सॉल्यूबल है, या फिर खुद वाटर ही ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर आना है इसको, तो इसके लिए आयन चैनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो इनके मूवमेंट को हेल्प प्रोवाइड कराता है कि बाहर से सेल के बाहर से वाटर का मूवमेंट अंदर सेल के भीतर हो सके। तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर्स। मतलब पहले से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनना रहता है, मतलब हायर एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एक तरफ कम होता है। द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंसेज। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि सब्सटेंस की साइज, जो स्मॉलर साइज है वो आसानी से डिफ्यूज होगा, और लार्जर साइज वाला थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी या देर से डिफ्यूज होगा। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंसेज डिफ्यूज फास्टर। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। मीन्स कि लिपिड में सॉल्यूबल हो तो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन substances soluble in lipid diffuse through the membrane faster। ठीक है, substances that have a hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane। ये भी ठीक है। their movement has to be facilitated, मीन्स कि इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, और ये हेल्प कौन प्रोवाइड कराता है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट्स एट विच such molecule cross the membrane। they do not set up concentration gradient। इसमें concentration gradient की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ये कंसंट्रेशन मतलब कि हायर कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट करवाता है, लेकिन इसमें पहले से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर का, एक तरफ कम होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मीन्स कि जब वाटर का मूवमेंट होता है रूट में, सॉइल में तो एबंडेंट मात्रा में है, एबंडेंट क्वांटिटीज़ में है वाटर, तो वो मूवमेंट हो जाएगा रूट टिप में। अब पढ़ते हैं, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मतलब कि चूँकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलॉन्ग होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो एनर्जी की ज़रूरत तो है ही नहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और सिंपल डिफ्यूजन में भी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, दे शुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज एज मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, मीन्स सैचुरेशन। सैचुरेशन को हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ। जो हम एक्वापोरिन्स पढ़ते हैं वाटर के फैसिलिटेशन के लिए, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उन्हें एक्वापोरिन्स कहते हैं।
जो एक्वापोरिन्स होती हैं इनमें 8 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। जो एक्वापोरिन्स होते हैं इसमें 8 डिफरेंट टाइप के होते हैं। 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर चैनल्स में, या वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए 8 टाइप के एक्वापोरिन्स होते हैं। ये जो 8 एक्वापोरिन्स होते हैं, ये 8 मॉलिक्यूल्स को, मान लो एक एक्वापोरिन्स 1 मॉलिक्यूल्स को ले जाता है, तो वाटर का 8 मॉलिक्यूल्स जब मूव हो जाएगा मतलब कि सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज हो चुकी हैं, तो ये सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेशन पहुंचाया कि सारे प्रोटीन्स अब यूज हो चुके हैं। तो अब ये सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन हो चुका है। सारे प्रोटीन्स चैनल्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज हो चुके हैं, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें कुछ ही सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्सटेंस मूव हो जाए। ये मतलब ये सिलेक्शन करती है कि किस सब्सटेंस का मूवमेंट होना है, किसका नहीं होता है। इट अलाउज सेल सेलेक्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम अपटेक। इट इज सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स। प्रोटीन साइड चेन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर कोई इनहिबिटर आता है, जो चैनल वाटर चैनल्स होते हैं, जैसे कि वाटर के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, उनके प्रोटीन्स के साथ अगर बाइंड कर जाता है तो वाटर को बाइंड करने की स्पेस तो मिला नहीं, दूसरा सब्सटेंस आके बाइंड हो गया, मतलब इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, तो वाटर का मूवमेंट इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेलेक्टिव होता है और स्पेसिफिक होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कुछ चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, मतलब हमेशा सब्सटेंस का होता आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होता रहता है, और कुछ कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं कि जब ज़रूरत होती है तब वो खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। सम आर लार्ज अलाउइंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस। कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। जो लार्ज होते हैं वो कुछ ढेर सारी वेराइटीज़ के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करते हैं। द पोरीन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, some bacteria allowing molecules up to size of small protein to pass through। तो जो पोरीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं और लार्ज पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। किस माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में, मीन्स कि प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में, और कुछ बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में ये पोरीन्स होते हैं जो स्मॉल सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ये स्मॉल सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिड की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर होती है, क्योंकि इनमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है भाई, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए डबल मेम्ब्रेन की तो ज़रूरत होगी ही, क्योंकि वो बॉस है सेल का। तो सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। स्मॉल प्रोटीन को पास करने के लिए भी अलाउ करता है। कुछ बैक्टीरिया में भी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम थोड़ा जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया की क्या स्ट्रक्चर होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन कैसी होती हैं और सेल वॉल कैसी होती है बैक्टीरिया की, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बैक्टीरिया में,
स्लाइम लेयर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब फिगर 11.11 shows an extracellular molecules binded to transport protein। जो फिगर 11.11 है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का फिगर है। ये फिगर इम्पॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी फिगर पे पूछा जाएगा, नीट में, एम्स में या फिर जिपमर में। तो अभी तो नीट एम्स एक ही हो गया है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही फिगर देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जैसे कि ये जो हम देख रहे हैं ये है लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर, ये हेड है इसका जो कि हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और ये जो टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। मेनली ये फास्फोलिपिड्स होती है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरती है इसलिए अंदर है। और ये जो हम देख रहे हैं सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, और ये आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड सेल मेम्ब्रेन है। ये है प्रोटीन चैनल्स। अगर ये समझ लें कि हम ये वाटर है मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो गया क्या, वाटर चैनल्स। ये वाटर चैनल्स में देखिए ये एक साइट है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करता है, इस साइड से बाइंड करता है। और ये जो वाटर चैनल जो है ये घूम जाएगा, मीन्स कि इधर से ये रोटेट हो जाएगा, रोटेशन होगा और सब्सटेंस मूव कर जाएगा सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएगा। ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और सेल के अंदर, और ये है मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिगर ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। वाटर चैनल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स के बने होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पैसिव सिम्पोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है और यूनिपोर्ट क्या है। सिम्पोर्ट, सिम मतलब होता ही है बॉथ या टुगेदर, पोर्ट मतलब होता है, समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट। जब दो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक साथ हो, अगर जैसे कि अगर हम समझ लें कि वो वाटर चैनल से था और वाटर चैनल के साथ कोई और तो जा नहीं सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है, कोई और प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो एक प्रोटीन तभी रोटेट करती है, मतलब कि इस सब्सटेंस को अलाउ करती है जब दो सब्सटेंस एक साथ हों, साथ एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस का मूवमेंट करे एक ही प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल, तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। और अगर अकेले मूवमेंट अलाउ करे कि मतलब एक ही सब्सटेंस हो भाई कि हम अकेले ही जाता है, सब्सटेंस अकेले ही जाएगा, तो वो यूनिपोर्ट हो जाता है। और जब एक सब्सटेंस तभी आएगा जब एक सब्सटेंस इधर से जाएगा, कहेगा कि भाई तू चल तभी मैं आता हूँ, तो वो एक सब्सटेंस जाएगा तब वो दूसरा मतलब बाहर से एक सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा तो सेल से दूसरा सब्सटेंस बाहर आएगा, इसे एंटीपोर्ट कहेंगे। तो सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट समझ गए हैं। ये फिगर देख लीजिए कि कैरियर प्रोटीन्स है, ए सब्सटेंस है मूव करके अंदर जाता है, यूनिपोर्ट है। एक सब्सटेंस ए है मूव करके सेल के अंदर जाता है और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बी सब्सटेंस सेल के बाहर आता है, तो इसी एंटीपोर्ट कहते हैं। और जब ए और बी दोनों साथ साथ सेम टाइम पे जाते हैं तो इसे सिम्पोर्ट कहते हैं। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 3 तरह के हो गए। यूनिपोर्ट मतलब कि जैसे वाटर चैनल है, यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है, एक ही मॉलिक्यूल का एक साथ में मूव करेगा। और एंटीपोर्ट है, एंटीपोर्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है, एक तरह का एंटीपोर्ट ही होता है। सोडियम मूव करता है तो पोटेशियम बाहर आता है, पोटेशियम मूव करता है तो सोडियम बाहर आता है, सिम्पोर्ट है। अब हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे
सम कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, मतलब 2 सब्सटेंस एक साथ मूव करते हैं, इसे सिम्पोर्ट कहते हैं। बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और सेम टाइम पे मूव करते हैं। इन एन एंटीपोड दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटीपोड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल मूव क्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोड, मतलब दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता, तो इसे यूनिपोड कहते हैं। तो पढ़ते रहिए बच्चों, और हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आज जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करिए, उसको पढ़िए। ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें क्वेश्चन कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, हम फिर से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक बार लिख लीजिएगा, ये टेबल 11.11 कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कॉपी में बस ऐसे रफ में लिख कर देख लीजिएगा इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है AIPMT में, और आगे भी पूछने की संभावना है, पूछा जा सकता है ऐसे फिगर देकर 1 या 2 में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।